नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हिंदी व्याकरण का सेकंड टेस्ट लेकर आया हूं। 30 प्रश्न हैं हिंदी व्याकरण के, जिसमें पटवार भर्ती जो अभी कुछ ही दिनों में आपके पेपर भी है, ग्राम सेवक भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए ये प्रश्न है। और एक और चीज़ इसमें ये देखिएगा कि ये सेकंड टेस्ट है, इसके पहले मैंने हिंदी का एक टेस्ट ले चुका हूँ व्याकरण का। देखिएगा, आज शाम को या फिर कल सुबह आपके सी टेट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, एमपी टेट के लिए साइकोलॉजी की बिल्कुल यूनिट वाइज क्लासेस शुरू की जा रही है साथियों। मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से वापस जैसे कक्षा में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा कोर्स करवाया जाएगा। फिर जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो उसके एमसीक्यूज़ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे, लेकिन कब करेंगे? बाद में, जब कोर्स पूरा हो जाएगा। तो आप चाहो तो बिल्कुल जीरो लेवल से साइकोलॉजी पढ़ सकते हो और मैक्सिमम 2 महीने में पूरी साइकोलॉजी आपके हो जाएगी। तो आइएगा, पूरे एक एक वीडियो को देखिएगा और गारंटी देता हूँ कि जिस प्रकार से रीट भर्ती में साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके निकले हैं, जिस प्रकार से बैठे हैं, मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें से, उसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा सी टेट में भी और एमपी टेट में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके वहाँ से आ जाएंगे। और लगभग बाई चांस एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा, नहीं तो टोटल क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे हिंदी व्याकरण का। पहला क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। नमस्कार, तिरस्कार, भास्कर, परिष्कृत। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कौन सा विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो नमस्कार का होता है नम है प्लस कार, यहाँ पर ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। तिरस्कार का होता है तिर है प्लस कार, क्या बनता है? तिरस्कार, ये भी विसर्ग संधि है। भास्कर का होता है भाह प्लस कर, क्या बनेगा? भास्कर, ये भी एक विसर्ग संधि है। अर्थात यहाँ पर जो चौथा विकल्प है कौन सा? परिष्कृत वाला, साथियों ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि परिष्कृत का होता है परि प्लस कृत, बराबर शब्द बन जाता है परिष्कृत, क्योंकि परि के बाद कृ धातु आ जाए तो इसमें विसर्ग नहीं लगता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। चौथा विकल्प आपके पहले क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। अवधि और अवधि का सही अर्थ है, तो ये 2 शब्द है अवधि, इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की। पहला विकल्प है एक प्रकार की भाषा और समय, दूसरा है समय और एक प्रकार की भाषा, तीसरा है काल और समय, और चौथा है समय और काल। तो देखिएगा, इस अवधि का अर्थ तो हम किससे लेते हैं साथियों? समय से लेते हैं, और ये जो अवधि लिखा हुआ है ये एक प्रकार की भाषा विशेष है। तो सेकंड विकल्प आपके सेकंड क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके, साहचर्य शब्द किस शब्द एवं प्रत्यय के योग से बना है? साहचर प्लस ये, सहचर प्लस ये, साह प्लस चर्य, सह प्लस चर्य। तो देखो, साहचर्य जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है? सहचर है। जब हम सहचर में ये प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? साहचर्य बन जाता है। ठीक है, यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। दया कल जयपुर जाएगी, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ दया एक रेखांकित शब्द है, तो भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और समूहवाचक है। साथियों, दया कल जयपुर जाएगी मतलब दया नाम की कोई लड़की है जो कब जाएगी जयपुर? कल। तो जब किसी का नाम भाववाचक संज्ञा से संबंधित हो तो फिर हम उस शब्द को उसके नाम से जोड़ के देखेंगे जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द है दया, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर वाक्य होता कि हमें सबके ऊपर दया करनी चाहिए तो फिर वो वाली दया किसी लड़की का नाम नहीं है, फिर वो हमारा भाव है, तो फिर वो भाववाचक में चला जाता। इसलिए सेकंड विकल्प आपके इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे साथियों। तो 5वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द देखना है उम्मीदवार, ईर्ष्या, महत्व और स्वावलंबन।
तो बताइए प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपके सही है। आपको शुद्ध विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। देखिए उम्मीदवार नहीं होता है, उम्मीदवार होता है, तो ये गलत हो गया। ईर्ष्या नहीं होता है, ईर्ष्या, यहाँ पर ये ईर्ष्या इस प्रकार से लिखा जाता है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये यज्ञ का आना चाहिए। स्वावलंबन नहीं होता है, स्वावलंबन मतलब वह वकील का यहाँ एक और आना चाहिए, स्व के बाद में वह और आना चाहिए, तब ये शुद्ध होता। तो चौथा, दूसरा, पहला विकल्प अशुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा है? महत्व। साथियों कई जगह पर महत्व आपने ऐसा भी देखा होगा, ये शब्द शुद्ध नहीं है बल्कि शुद्ध शब्द महत्व इस प्रकार से होता है। तो थर्ड विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है तुलसीकृत, असहज, दान, वीर और नायक। तो भाई कर्ता ने कर्म को करण से, अब एक तो से कारक चिन्ह लगता है, से के अलावा के द्वारा भी कारक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो से अथवा के द्वारा, तो तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी के द्वारा कृत आ रहा है ना, मतलब यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है यही करण तत्पुरुष समास में चला जाएगा साथियों। तो विकल्प नंबर 1 सही आपके 6ठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, अ उपसर्ग किसमें है? अनुसार, आचरण, अहिंसा, अंतरराष्ट्रीय। देखिए आ प्लस चरण, तो आ है इसमें तो गलत। अनु प्लस सार, अनु है इसमें। अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर है इसमें। मतलब अ प्लस हिंसा, यहाँ अहिंसा शब्द जो बना है ये अ प्लस हिंसा से मिलकर बना हुआ है साथियों, मतलब ये इसमें अहिंसा में अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है आपके, निम्न में से संक्षेपण का विलोम शब्द है विस्तारीकरण, विस्तीर्ण, स्फीति और विस्तारण। तो संक्षेपण का मतलब किससे लिया जाता है? नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि भाई संक्षेपण मतलब कम, ठीक है। तो इसका जो विलोम होगा साथियों वो क्या बनेगा? संक्षेपण का विलोम होता है विस्तारण। चौथा विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो चलिए 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म पानी का पर्याय नहीं है? पानी मतलब जल का। तोय और उदक, जीवन और सलील, अम्बु और आब, अम्ब और अब्र। तो देखिएगा इनमें से जो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसका अगर हम चुनाव करें तो कौन सा यहाँ पानी का पर्यायवाची नहीं रहेगा साथियों? अम्ब और जो अब्र शब्द है ये पानी का पर्याय नहीं है। बाकी तोय और उदक दोनों ही पानी के पर्याय है। जीवन और सलील भी पानी को कहते हैं। अम्बु और आब भी पानी को कहते हैं साथियों, लेकिन यहाँ पर ये जो अम्ब शब्द है, अम्ब यहाँ पर पानी का नहीं है ये, इसलिए थर्ड विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। तो 10वां प्रश्न, जन्मांध में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो ये देखिएगा जन्मांध, जन्मांध का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होता है? जन्म से अंधा क्या कहलाता है? जन्मांध कहलाता है। तो साथियों जन्म से अंधा से कारक चिन्ह आ रहा है, तो कारक चिन्ह से कारक चिन्ह किस में आते हैं? तत्पुरुष में आते हैं। मतलब यहाँ 10वें क्वेश्चन में आपके जो चौथा विकल्प है तत्पुरुष वाला, यही आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब भाई यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो एक एक विकल्प को देखिएगा। बंदूक एक शस्त्र है, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, माँ मेरे मामी के घर गई, और यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। तो भाई शुद्ध वाक्य अगर हम देखें तो बंदूक एक शस्त्र नहीं होता है, बंदूक एक अस्त्र होता है साथियों, ठीक है। तो ये गलत हो गया। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, पत्नी मतलब स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, तो स्त्रीलिंग विद्वान, विद्वान तो पुल्लिंग में आता है, मतलब यहाँ पर विदुषी शब्द आना चाहिए। तो फिर ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब पहला दूसरा गलत है तो तीसरे या चौथे में से एक सही है। माँ मेरे मामी के घर गई, मेरे मामी के थोड़ी मेरे मामा या फिर मेरी मामी ऐसा होना चाहिए था, तो फिर ये भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, बिल्कुल ये एक शुद्ध वाक्य है। इसको अशुद्ध कैसे लिखते हैं? यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो ये पद क्रम चेंज हो गया और ये वाक्य शुद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये एक बिल्कुल शुद्ध वाक्य है।
इसलिए चौथा विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे साथियों। तो देखिएगा 12वां क्वेश्चन क्या है। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। बेकार, कुंभकार, कलाकार, तक्षकार। भाई कार तो हमें सभी जगह दिख रहे हैं, लग भी रहा है कि भाई सभी में कार प्रत्यय लगा होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग हमको घुमाना था। किससे दिमाग घुमाएंगे हम इस क्वेश्चन में साथियों? देखो, तक्ष प्लस कार तक्षकार, कला प्लस कार कलाकार, कुंभ प्लस कार कुंभकार, बे प्लस कार बेकार। तो भैया यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है बेकार, इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग और प्रत्यय थोड़ी मूल शब्द भी होना चाहिए। तो यहाँ कार एक मूल शब्द है, न कि प्रत्यय, इसलिए इसमें प्रत्यय नहीं है। किसमें? बेकार में। इसलिए प्रथम विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपर्याप्त, अपराध, अपदस्थ, अपरोक्ष। तो देखिएगा एक एक विकल्प को अच्छी तरह से। अप उपसर्ग का प्रयोग आपको यहाँ पर देखना है। कौन सा उपसर्ग? अप उपसर्ग। तो साथियों अगर हम अपरोक्ष का विच्छेद करें तो अ प्लस परोक्ष, यहाँ पर अ उपसर्ग है, अप नहीं है। फिर अ प्लस पद, अ प्लस पद प्लस स्थ, तो यहाँ पर भी अ उपसर्ग है, पद मूल शब्द है। अपर्याप्त, अ प्लस परी प्लस आप्त, तो इसमें भी अप उपसर्ग नहीं है, अर्थात यहाँ अप प्लस राध अपराध शब्द बनता है, जिसमें कि अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दूसरा विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां प्रश्न, वधवीर्षा पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वधु प्लस ईर्ष्या, वधु प्लस ईर्ष्या, वधु प्लस ईर्ष्या और वधवी प्लस ईर्ष्या। तो देखो वधु प्लस ईर्ष्या तो बिल्कुल गलत है, वधवी प्लस ईर्ष्या भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें मूल शब्द है वधु और एक और शब्द है ईर्ष्या, दोनों से वधवीर्ष्या शब्द बना है। यण संधि का उदाहरण है। अब यह पहला या तीसरा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 3, वधु प्लस ईर्ष्या। शब्द क्या बनेगा? वधवीर्ष्या, क्योंकि वधु में बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो थर्ड विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो 15वां क्वेश्चन, इनमें से कौन से विकल्प में अकर्मक क्रिया नहीं है? आदमी बेटा है, कविता हंसती है, टीना सोती है, दुष्यंत भोजन कर रहा है। तो देखो बैठना, सोना, हंसना ये सारी ही अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत चलती है साथियों, लेकिन दुष्यंत भोजन कर रहा है तो भोजन करने में क्या है? सकर्मक क्रिया है। इसलिए फोर्थ विकल्प आपके यहाँ 15वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, न कि अकर्मक का। तो चौथा विकल्प सही रहेगा 15वें में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पे आएंगे। 16वां क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग कहलाती है दावा नल, बड़वा नल, जलप्रपात, जटरा नल। तो देखो जो आग जंगल में लगती है, कहाँ लगती है? जंगल में, उसको हम साथियों दावा नल कहते हैं। जो आग पेट में लगती है उसको हम जठरा नल कहते हैं। जो आग समुद्र में लगती है उसको बड़वा नल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आपका कौन सा विकल्प सही है 16वें में? प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो 17वां प्रश्न, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है मना कर देना, मजाक उड़ाना, अंगूठा दिखाकर परेशान करना और अपनी ओर बोलना। तो देखो कोई यूँ कहता है कि अरे उसने तो फटाक से अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखा दिया मतलब ये है कि मना कर देना, मतलब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं और वो हमें अंगूठा दिखा देता है कि भाई कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ठेंगा, ठीक है, मना कर देना होता है। विकल्प 1 17वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं साथियों। तो चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना, खुशियाँ बांटना, बहुत गरीबी होना, शिव की आराधना करना। तो गाल बजाना बहुत गरीबी होना तो नहीं होता है इसका, शिव की आराधना करना भी नहीं होता है, खुशियाँ बांटना भी नहीं, बल्कि डींग हाँकना मतलब बड़ाई, एक तरह से बड़ाई करना, तो ये होता है गाल बजाना। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो चलिए 19वां क्वेश्चन क्या है,
जब किसी वाक्य में लिंग वचन आदि कर्ता के रूप से प्रभावित होते हैं तो उसको कहा जाता है कर्तृवाच्य वाक्य, भाववाच्य वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य और इनमें से सभी। तो भाई सीधी सी बात ये कह रहा है, जहाँ लिंग वचन काल इत्यादि चीज़ें किससे प्रभावित होती है? कर्ता से। तो यहाँ पर कर्ता से प्रभावित होती है तो कर्तृवाच्य होगा, कर्म से प्रभावित होगी तो कर्मवाच्य होगा साथियों। इसलिए प्रथम विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है, इसमें भी आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। 20वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? ठीक है, सुरेश, राजेंद्र, मनश्चिकित्सक और उज्ज्वल। तो देखो अगर हम बात करें उज्ज्वल की तो उज्ज्वल का होगा उत प्लस ज्वल, शब्द क्या बनेगा? उज्ज्वल। तो इसमें तो व्यंजन संधि है। फिर बात करें राजेंद्र की तो राजा प्लस इंद्र, ठीक है, राजेंद्र शब्द बन जाता है ए प्लस ई, यहाँ स्वर संधि हो रही है। बात करें इसकी सुरेश की तो सूर प्लस ईश, शब्द क्या बनता है? सुरेश। इसमें भी भाई यहाँ पर स्वर संधि हो रही है। मतलब ओनली जो थर्ड विकल्प है मनश्चिकित्सक वाला, इसका संधि विच्छेद होता है मन है प्लस चिकित्सक, बराबर शब्द क्या बन जाएगा? मनश्चिकित्सक। साथियों ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो थर्ड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, 21वां प्रश्न, कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है? तदोपरांत, तदाकार, तथा, तथापि और तथेव। तो भाई अशुद्ध देखना है। तथा प्लस एव तथेव बनता है, तथा प्लस अपि तथापि बनता है, तत् प्लस आकार तदाकार बनता है, लेकिन तत् प्लस उपरांत तदोपरांत नहीं तदुपरांत बनता है, तदुपरांत। द में उ की मात्रा लगेगी साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही हो जाता है 21वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, वाक्य में रचना के आधार पर कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है और नाम धातु क्रिया है। तो भैया याद होना चाहिए सभी को कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कविता आप खुद पत्र नहीं पढ़ रही है बल्कि किससे पढ़वा रही है? सविता से। तो मतलब यहाँ पर कर्ता खुद कार्य न करके दूसरे से कार्य करवा रहा है तो फिर उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। 23वां प्रश्न, कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? अनुपात, अनुगामी, अनुचित और अनुसंधान। 4 विकल्प है, इसमें से उस विकल्प का चुनाव करो भाई जिसमें अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो अगर हम देखें अनुसंधान को, अनु प्लस संधान अनुसंधान, अनु प्लस गामी अनुगामी, अनु प्लस पात अनुपात, तीनों में अनु उपसर्ग है। लेकिन ये जो अनुचित शब्द है इसमें अनु नहीं है बल्कि अन है, अन प्लस उचित, शब्द क्या बन जाता है? अनुचित। तो अनुचित में अन उपसर्ग है न कि अनु। तो थर्ड विकल्प आपके 23 में बिल्कुल सही है साथियों। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, तो अच्छी तरह से इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन, वैसे सभी को पता होगा कि रीट की जो तैयारी करवाई थी मैंने, बहुत अच्छे लेवल से आपकी तैयारी करवा रखी थी। हालांकि पेपर उस लेवल से बना नहीं, बट फिर भी आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें राइट हो गए होंगे। तो देखो 24वां क्वेश्चन, कौन सा विभाजन अशुद्ध है? नकल प्लस ची नकलची, अरुण प्लस ईमा अरुणिमा, खटा प्लस आस खटास, बचपन बच्चा प्लस पन। तो देखो विभाजन आपको अशुद्ध देखना है कि भाई जो विभाजन आपको अशुद्ध लग रहा है वही आंसर रहेगा। तो बच्चा प्लस पन बचपन बनता है, अरुण प्लस ईमा अरुणिमा बनता है, नकल प्लस ची नकलची बनता है, लेकिन खट्टा प्लस आस होना चाहिए। खटा प्लस आस क्या होता है? ये गलत है साथियों। थर्ड विकल्प यहाँ पर एक अशुद्ध विभाजन वाला है, तो इसलिए यही आपका 24 में आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, मई प्रत्यय से बना कौन सा शब्द नहीं है? नीमयी, दयामयी, दूधमयी, जलमयी। तो जल प्लस मई, जलमयी जल मूल शब्द है और मई प्रत्यय लगा हुआ है। दयामयी दया मूल शब्द है और मई प्रत्यय लगा हुआ है। दूधमयी दूध मूल शब्द है और मई प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन निमय में मई तो मूल शब्द है और नि उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसलिए प्रथम विकल्प आपके 25 में बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को 26वें क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है चिड़ी मार, सज्जन, परोक्ष और लेन देन। तो भाई लेन देन तो यहाँ द्वंद्व समास का है। सज्जन सत है जो जन, मतलब अच्छा है जो जन, तो भाई फिर ये किस में चला जाएगा, क्रमधारे में। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ये तत्पुरुष का है। परोक्ष अक्षी के परे, तो साथियों यहाँ बिल्कुल ये एक अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। थर्ड विकल्प 26 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, क्रमधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है। तो पथभ्रष्ट का हम जो अगर विग्रह करें, समास विग्रह, तो क्या होगा, पथ से भ्रष्ट, से मतलब अलग होने के अर्थ में, तो अपादान से अलग, अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। अगर जो यहाँ तत्पुरुष के भेद भी पूछ लेते तो भी हम सही कर देते कि भाई तत्पुरुष तो है लेकिन कौन सा, अपादान तत्पुरुष। थर्ड विकल्प 27 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से वैशाख नंदन का पर्यायवाची है गर्दभ, कौवा, गणेश और सुग्रीव। तो देखो वैशाख नंदन का पर्यायवाची किससे लिया जाता है साथियों, गर्दभ, गधे से लिया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 28 में। नेक्स्ट सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन। आशा है आपको ये हिंदी का मेगा टेस्ट, क्योंकि आपके अन्य सब्जेक्टों में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो लगभग इसी प्रकार से पूछे जाने वाले साथियों, और एक एक टेस्ट में आपके 30 प्रश्न, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हल कर रहे हो आप। तो इसका अंदाजा तो एग्जाम में ही पता चलता है इनकी कीमत की, भाई कितने अच्छे कितने कीमती क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल कम टाइम में हल करवा दिए। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। मूक का वाचाल, योगी का भोगी, राग का द्वेष, वादी का संवादी। तो देखो अशुद्ध यहाँ देखना है विलोम युग्म की दृष्टि से। मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला, सही है। योगी, योगी का बिल्कुल भोगी ही होता है साथियों, सही है। वादी, वादी का संवादी नहीं होता है। राग का द्वेष, द्वेष में टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रकार से होना चाहिए था, दे में अलंत लगना चाहिए, ये भी सही हो जाता फिर। तो यहाँ वादी का संवादी तो बिल्कुल ही गलत है, वादी का तो प्रतिवादी होता है। विकल्प 4 आपके 29वें में सही है। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन है आज का हिंदी का साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट में बता करके जाइए प्रश्न आपको कैसा लगे, ठीक है, कैसे प्रश्न आपको लगे हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है व्याकरण, व्याख्याता, पंडित और विद्वान। देखो एक चीज़ और मैं आपको सभी को बता दूं कि सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर आप रीट भर्ती के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हो, आप छात्रों का सहयोग नहीं दे रहे हो, आपको कुछ मतलब नहीं है। तो भाई ऐसा है कि भाई मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और कोई भी चीज़ सरकार के विपक्ष में बोलने से पहले आप सोच सकते हो जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है ना उसको पता होता है कि भाई इसका अंजाम क्या होता है। तो आपको वो बात की पता नहीं है कि भाई मेरे ऊपर क्या गुजरेगी फिर, ठीक है। सस्पेंशन ऑर्डर तुरंत आ जाते हैं, जैसे ही कोई विभागीय कर्मचारी के ऊपर मैंने कोई टिप्पणी की, ठीक है, मैं ज़्यादा इतना बड़ा कोई कर्मचारी हूँ नहीं, एक टीचर ही हूँ। तो साथियों आप समझ सकते हो बात को, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं कोई प्राइवेट टीचर नहीं हूँ कि भाई कोई से कुछ भी कह दूँ, तो मुझे किसी से डर ही नहीं है। तो सीधी सी चीज़ है भाई, जो नौकरी लगता है उसकी उसी को पता होती है। तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाला कौन होता है, व्याकरण होता है। यहाँ प्रथम विकल्प सही है। आशा है आप मेरी भावनाओं को समझ चुके होंगे, ठीक है। बाकी बोलना तो मुझे भी अच्छी तरह से आता है, मैं भी सब चीज़ें कर सकता था, बाकी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा काम है आपको ज्ञान प्रदान करना, जो कि मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे गलत समझ रहे हैं, तो भाई जिसकी जैसी सोच होती है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी मैंने अपना नज़रिया आपको बता दिया कि किस वजह से मैं आगे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई आप जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आपको बिल्कुल उसी तरीके के, उसी पैटर्न के क्वेश्चन बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर मिल जाए। कोशिश तो भाई मेरा तो यही लक्ष्य है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो आएंगे, आप उनको अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका नंबर भी आएगा। रीट में आप मेरा रिजल्ट देख चुके हो, रीट भर्ती में कितने क्वेश्चन बैठे हुए रिजल्ट देख चुके हो जो मुझसे पढ़ा है। बाकी कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपने मुँह में मतलब यूँ है कि भाई खुद की बड़ाई खुद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।